हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल MRK UK 11 पे। आज संविधान के क्रम में हम देखेंगे कि जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं उसके संबंध में देखेंगे। आशा करता हूं आप सभी लोग वीडियोस पर बने हुए हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं जो भारतीय संविधान की विशेषता के क्रम में, अर्थात विशेषता का तात्पर्य होता है जो किसी के गुण को प्रदर्शित करना, यानी हमारे संविधान में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और उसे किस प्रकार से उल्लेखित किया गया है उसके संबंध में देखेंगे। सबसे पहली विशेषता है हमारी सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान। हम जानते हैं कि संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार से भारत एवं अमेरिका के संविधान को लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार से ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार विश्व स्तर पर दो प्रकार का संविधान देखने को मिलता है और इसी में यह विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित एवं निर्मित संविधान है वो भारत का है। तो यहाँ से काफी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, उसे ध्यान रखिए। यह सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान इसलिए है क्योंकि प्रारंभ में जो भारतीय संविधान था उसमें हम जानते हैं 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भागों में इसे विभाजित किया गया था। और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भागों में इसे कैटेगराइज किया गया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, जो यहाँ से सबसे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है। काफी सारी बुकों में इसे लगभग 423 से अधिक बताया गया है, क्योंकि उनके द्वारा इसमें जो भारतीय संविधान में संशोधन हुए हैं उन्हें भी जोड़ा गया है, लेकिन एक्चुअल में जो अनुच्छेद हैं वो केवल और केवल 395 ही दिए गए हुए हैं। तो इसे ध्यान रखिए। और जो दूसरी विशेषता है वो है आपका नागरिकता, यानी भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान है वो आपका संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य उल्लेखित किया गया है। और हम सभी जानते हैं भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जबकि विश्व स्तर पर देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान देखने को मिलता है। वहाँ पे केंद्र एवं राज्य स्तर दोनों स्तरों पर नागरिकों को दो नागरिकता प्रदान की जाती है। इस प्रकार से यहाँ से नागरिकता से भी क्वेश्चन बनते हैं कि किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है और किन अनुच्छेदों के मध्य किया गया है। उसी प्रकार जो मौलिक अधिकार है, जिसे संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जिनका उल्लेख किया गया है, जिसमें भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होती हैं। उसी प्रकार जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी जिसे DPSP के नाम से जाना जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में इसे जाना जाता है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। सरकारें विकासात्मक कार्य करने के लिए इन तत्वों का सहारा ले सकती, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। अर्थात यदि सरकारें विकासात्मक कार्य के रूप में DPSP को लागू करती हैं तो इन तत्वों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके संबंध में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो नागरिकता है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इन सभी के संबंध में हम आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनका प्रावधान संविधान के अंतर्गत किया गया है और किसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं उल्लेखित की गई हैं। उसी के बाद जो नेक्स्ट विशेषता है वो है आपका धर्मनिरपेक्ष यानी पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य होता है यानी भारत यानी राष्ट्र का अपना किसी भी प्रकार का धर्म नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक नागरिक को यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया जाएगा। यानी
वह अपने धर्म के विस्तार के लिए यानी प्रचार के लिए स्वतंत्र है, उसे किसी भी प्रकार से सरकार बाध्य नहीं करती है, जिसे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हम देखते हैं कि आर्टिकल 25 से और 28 के मध्य धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार जो नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। नम्यता एवं अनम्यता का तात्पर्य होता है, जो नम्यता है वह लचीलेपन को दर्शाता है और अनम्यता एक कठोर रूप को दर्शाता है, और भारतीय संविधान में इन दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। किस प्रकार से मिलता है? क्योंकि यदि संविधान के प्रावधानों को यानी किसी देश के संविधान के प्रावधानों को यदि आसानी से परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसे हम नम्यता यानी लचीलापन के रूप में जानते हैं, और यदि किसी देश के संविधान के प्रावधानों को बदलने में अत्यधिक कठोर रूप अपनाया जाता है तो उसे अनम्यता यानी उसे कठोर रूप उस संविधान का जाना जाता है। भारतीय संविधान का भाग 20 भारतीय संविधान का भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दो प्रकार से की जाती है। यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार से संशोधन किए जाते हैं। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार से किया जाता है। पहला है आपका विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का तात्पर्य होता है कि दोनों सदनों में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का जो 2/3 बहुमत से यदि संविधान के किसी प्रावधान को पारित कर दिया जाता है तो उसे संविधान के प्रावधान में बदलाव कर दिया जाता है। दोनों सदनों से तात्पर्य है, हम सभी जानते हैं अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद का गठन करते हैं। उसी प्रकार यहाँ से जो दोनों सदन हैं उनके विशेष बहुमत के तहत 2/3 बहुमत से यदि ये किसी प्रस्ताव को पारित करते हैं तो वह प्रावधान बदल दिया जाता है। उसी प्रकार जो दूसरा इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसमें है आपका विशेष बहुमत। राज्यों की स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि यदि कोई प्रावधान जो राष्ट्रीय हित में बदलना होता है तो ऐसे प्रावधान को बदलने के लिए संसद 2/3 बहुमत से यानी विशेष बहुमत से प्रावधान को पारित करके राज्यों की विधानसभाओं के सम्मुख प्रस्तुत करती है। यदि आधे से अधिक राज्य यानी वर्तमान समय में 28 राज्य भारत में विद्यमान हैं तो इनमें से यदि 15 राज्य किसी प्रावधान को स्वीकृति प्रदान कर देते हैं तो संसद इसे प्रावधान को बदलकर लागू कर देती है। इस प्रकार से यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है कि किस प्रकार संविधान की प्रक्रिया यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है और किस भाग में किया गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए। उसके बाद संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था का तात्पर्य है केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया गया है उससे संबंधित व्यवस्थाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है, जिसमें हम आगे की क्लास में देखेंगे कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य किस प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया है। और जो नेक्स्ट विशेषता है वो है विधि का शासन, अर्थात भारतीय संविधान में जो कानून का शासन है वो सर्वोच्च रखा गया है। उसी प्रकार जो नेक्स्ट विशेषता है वो है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत का तात्पर्य होता है हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो ना तो केंद्र के लिए और ना ही राज्यों के लिए पृथक की गई है, बल्कि हमारे यहाँ पे जो न्यायपालिका है एक क्रमबद्ध की गई है। यानी न्यायपालिका हमारे देश में क्रमबद्ध की गई है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा उसके नीचे हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, और सबसे निचला स्तर अगर देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे जिला कोर्ट या सत्र न्यायालय के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से हमारे देश में
न्यायपालिका को एकीकृत किया गया है और जो सभी प्रकार से मान्य होती है। यहाँ पे जो भी प्रावधान या निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लागू किए जाते हैं वे स्वतः ही निचले स्तर के न्यायालयों में लागू हो जाते हैं, इसलिए इसे एकीकृत न्यायपालिका के रूप में जाना जाता है। और स्वतंत्र का तात्पर्य है क्योंकि हमारे यहाँ पे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है और विधायिका और कार्यपालिका मिलकर के कार्य करती है, तो स्वाभाविक है कि यदि विधायिका और कार्यपालिका दोनों मिलकर कार्य करेगी तो न्याय होना सुनिश्चित नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है ताकि ये विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की भी समीक्षा कर सके। उसके बाद जो नेक्स्ट विशेषता है वो है आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का तात्पर्य होता है कि बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को मतदान का अवसर उपलब्ध कराना होता है। और प्रारंभ में जब भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार प्रदान किए गए तो उस समय मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसे 61वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा मतदान की जो न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यहाँ से भी काफी संभावनाएं होती हैं क्वेश्चन पूछने की। तो उसके बाद जो है वो आपका त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का तात्पर्य है कि जो हमारे देश में शासन व्यवस्था है वो 3 स्तरों पे संचालित की जाती है। 3 स्तरों पे संचालित किए जाने का तात्पर्य है केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्वशासन। यानी स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य है जो पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से यहाँ पे शासन संचालित किया जाता है। ये 3 स्तर हैं, जबकि विश्व में केवल और केवल 2 स्तरों पर शासन केंद्र एवं राज्यों के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे शासन व्यवस्था 3 स्तरों पर संचालित की जाती है। और लास्ट है आपका न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य होता है कि जो संविधान के नियम एवं कानून हैं उनको संरक्षण प्रदान करना, यानी उनकी समीक्षा करना। अनुच्छेद 137 में आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को शक्तियां प्रदान की गई हैं कि जो विधायिका व कार्यपालिका, यानी विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा दिए गए जो निर्देश होते हैं, यदि उनके द्वारा दिए गए आदेशों या निर्देशों के माध्यम से यदि संविधान का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है कि वह उसी स्तर से उस कानून को रद्द कर सके या उसे शून्य घोषित कर सके। जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो आपका सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को प्राप्त होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसमें निहित होती है, तो वो आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत निहित होती है। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप सभी को भारतीय संविधान की विशेषता के अंतर्गत यह टॉपिक लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।